तो आज अपन पढ़ेंगे सिंचाई परियोजनाएं। अपन ने झीलें पढ़ ली थी, नदियां पढ़ ली थी। अब हम स्टार्ट करेंगे सिंचाई परियोजना। हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है यहाँ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान की सिंचाई परियोजना। राजस्थान की सिंचाई परियोजना। अब सिंचाई की जरूरत क्यों पड़ी अपन? सिंचाई की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि भारत कैसा देश है? कृषि प्रधान देश। गांधी जी ने क्या कहा? भारत की आत्मा कहाँ निवास करती है? गांव में। और मेनली हमारी अर्थव्यवस्था पहले जब हम आजाद हुए थे तो कैसी थी? कृषि प्रधान। और अभी भी हमारे देश का लगभग 55% रोजगार कृषि ही देती है। ठीक है, तो कृषि हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट है। तो हमारे यहाँ राजस्थान की अगर बात करें तो वर्षा कैसी है? कृषि को क्या कहते हैं? मानसून का जुआ भी कहते हैं। मानसून का जुआ। अगर बारिश बढ़िया होगी तो फसल बढ़िया हो जाएगी, अगर बारिश खराब होगी तो फसल कैसी होगी? खराब होगी। तो इन सब चीजों को सोल्व करने के लिए या काफी हद तक कम करने के लिए हम क्या करते हैं? सिंचाई परियोजनाओं का विस्तार किया गया है। तो राजस्थान की बात करें तो एक तो वर्षा कम होती है। हमने देखा था कि एनुअल वार्षिक वर्षा कितनी है? 57.51 सेंटीमीटर। ठीक है, एक तो वर्षा की मात्रा क्या है? कम है। दूसरा है मरुस्थल। लगभग 61% तो क्या है? राजस्थान में मरुस्थल है, अनुपजाऊ भूमि है। तो इसको क्या है? सिंचाई करके उपजाऊ किया जा रहा है ताकि कृषि आधारित क्षेत्रफल को क्या किया जाए? बढ़ाया जा सके। अब वर्षा कम तो होती है, फिर वर्षा का अनिश्चितता। एक तो पहले ही कम हो रही है और एक अनिश्चित भी है, कभी तो हो जाएगी कभी नहीं होगी। एक है असमान वितरण, वर्षा का असमान वितरण। झालावाड़ में देखो तो झालावाड़ में 100 सेंटीमीटर बारिश होती है, वहीं जैसलमेर की बात करें तो 10 सेंटीमीटर। तो कैसा वितरण है? असमान वितरण। तो इन्हीं सब कारणों से क्या किया गया है? सिंचाई परियोजनाओं का विकास किया गया है। ठीक है, आगे ये समझ में। डाटा की अगर हम बात करें तो 1951-52 में राजस्थान का जो ग्रोस सिंचित क्षेत्र था वो कितना था? 10 लाख हेक्टेयर। 10 लाख हेक्टेयर, जो कि 2018-19 के इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार कितना हो गया? 110 लाख हेक्टेयर। 110 लाख हेक्टेयर, यानी कि हमने सिंचाई सुविधाओं का क्या है? कंटिन्यू विस्तार किया है। 10 से सीधा कहाँ आ गया हम? 110 लाख हेक्टेयर पे। ठीक है, अब सिंचाई के साधनों की बात करते हैं। सिंचाई के साधन। सिंचाई के साधनों की अगर हम बात करें तो सिंचाई के साधन है कुएं, नलकूप, नहरें, तालाब, झीलें और अन्य साधन। ठीक है, कुओं से लगभग 25%, नलकूप से लगभग 40%। नलकूप मतलब ट्यूबवेल। अब जो कुओं से सबसे ज्यादा सिंचाई होती है वो कहां पे होती है? जयपुर में। कुओं से सबसे ज्यादा सिंचाई कहां पर होती है? जयपुर में। ये हमने संसाधन देखे कि कौन कौन से संसाधन है, कौन कौन से साधन है जिनके द्वारा सिंचाई की जाती है? कुएं, नलकूप, नहर, तालाब, झीलें। नहरों का योगदान है 30%, तालाबों का है 1% और इनका है 2%। ठीक है, अब कुओं से सबसे ज्यादा सिंचाई कहाँ होती है? जयपुर में। और सबसे कम की अगर हम बात करें मिनिमम, तो कहाँ आती है? जयपुर में। कुओं से पानी अपन कुओं से सिंचाई कब करेंगे? जब वाटर लेवल ऊपर होगा। अगर वाटर लेवल नीचे है तो फिर हम क्या करेंगे?
नलकूपों का इस्तेमाल करेंगे, मोटर आदि लगा के पानी को क्या लाएंगे, पंप करके ऊपर लाएंगे, तो किसका, उसके लिए क्या यूज करेंगे, ट्यूबवेल का यूज करेंगे। और ट्यूबवेल का सबसे ज्यादा यूज होता है भरतपुर में। कहाँ पर होता है, भरतपुर में। अगर सबसे ज्यादा ट्यूबवेल की संभावना ही देखी जाए, संभावना, तो संभावना कहाँ है, जयपुर में। ठीक है, आगे देखते हैं नहर। तो नहरों से सबसे ज्यादा सिंचाई की जाती है गंगानगर में, गंगानगर में। और तालाबों से सबसे ज्यादा सिंचाई की जाती है भीलवाड़ा में। और झीलों की बात करें तो उदयपुर, झीलों की नगरी भी कहा था उदयपुर को। एक तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि तालाबों से सबसे ज्यादा सिंचाई कहाँ की जाती है, भीलवाड़ा में। नहरों से सबसे ज्यादा सिंचाई कहाँ की जाती है, गंगानगर में। और ओवरऑल देखें तो किस साधन का योगदान सबसे ज्यादा है सिंचाई में, नलकूपों का। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि सिंचाई साधनों का विस्तार, मतलब कहां पर ज्यादा सिंचित क्षेत्र है, अगर उस सिंचित क्षेत्र की बात करें तो सबसे ज्यादा, नोट करके लिख लेना, सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्र, सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्र। तो सबसे ज्यादा कहाँ है, गंगानगर में, इसके बाद अलवर में, इसके बाद जयपुर में, और फिर आएगा हमारे हनुमानगढ़। अगर सबसे कम सिंचित क्षेत्र की बात करें, सबसे कम, तो सबसे कम कहां पर है, राजसमंद में। और अगर परसेंटेज के हिसाब से बात करें, परसेंटेज एरिया के हिसाब से बात करें, तो कहां पर है, चूरू में। ठीक है, अगर हम आजादी के तुरंत बाद देखें तो कितना सिंचित क्षेत्र था, 10 लाख हेक्टेयर। 2018-19 में कितना हो गया, 110 लाख हेक्टेयर। ये डाटा कंटिन्यू चेंज होता जाता है, जैसे इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से अलग अलग डाटा। तो अपन जब लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे देखेंगे तो उसमें इस डाटा को क्या कर लेंगे, अपडेट कर लेंगे। फिलहाल 110 लाख हेक्टेयर, तो इससे बढ़ेगा इसे अब सिंचित क्षेत्र, कम तो होगा ही नहीं। तो एक ऑप्शन के आधार पर आप आइडिया भी लगा सकते हो। अगर आपको 110 लाख हेक्टेयर है, जैसे एक ऑप्शन आ जाए 107, 106, 105, एक आ जाए 115, तो इसके बाद में क्या होगा, 115 ही होगा। ठीक है, अब कौन से साधन से सबसे ज्यादा सिंचाई की जाती है, तो नलकूपों से। कहाँ होती है नलकूप से सबसे ज्यादा सिंचाई, भरतपुर में। और संभावनाएं देखें, कहां पर संभावनाएं सबसे ज्यादा है ट्यूबवेल से सिंचाई होने की, तो जयपुर में। कुओं से सबसे ज्यादा सिंचाई होती है जयपुर में, और सबसे कम होती है उदयपुर में। नहरों से सबसे ज्यादा सिंचाई होती है गंगानगर में, और तालाब में भीलवाड़ा। ये हमने देखा कि सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्र गंगानगर, अलवर, जयपुर और हनुमानगढ़। और सबसे कम की बात करें तो कहाँ है, राजसमंद। और परसेंटेज एरिया के हिसाब से बात करें तो चूरू। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है, देखिए। अब ये जो डाटा है अपन ने ये राउंड फिगर में लिखा है, ठीक है ना। तो कभी ये जैसे ये बढ़ जाता है, जैसे अपन नहरों के विकास पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं तो इसका परसेंटेज बढ़ जाता है, कभी इसका बढ़ जाता है। तो इस वजह से ये यहाँ पे 2% का वेरिएशन आ रहा है, ठीक है ना। ये राउंड फिगर में लिखा गया डाटा है। आपको मेनली तो ध्यान यही रखना है कि नहरों से जैसे सबसे ज्यादा सिंचाई कहाँ होती है, तालाबों से कहाँ होती है, नलकूपों से कहाँ होती है, या फिर राजस्थान में किस साधन से सबसे ज्यादा सिंचाई होती है, तो नलकूप से। परसेंटेज तो बस केवल राउंड फिगर के हिसाब से हमने याद रखने के लिए कि भाई हाँ नलकूप से सबसे ज्यादा सिंचाई होगी। जैसे मैं लिखता है यहाँ पर 42.23%, तो इस वजह से राउंड फिगर में लिखा है, ठीक है।
अब जो ये सिंचाई परियोजनाएं हैं इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। सिंचाई परियोजना कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। एक तो होती है लघु सिंचाई परियोजना, लघु सिंचाई परियोजना। एक होती है मध्यम सिंचाई परियोजना, एक होती है बृहद सिंचाई परियोजना। बृहद या इसको ही कह देते हैं बहुउद्देशीय। ठीक है, लघु सिंचाई परियोजना क्या होती है? जो कि 2000 हेक्टेयर तक की जो भी परियोजनाएं होती है 2000 हेक्टेयर तक के एरिया वाली परियोजना वो क्या किसमें आती है? लघु सिंचाई परियोजना में। जो मध्यम सिंचाई परियोजना है वो आती है 2000 हेक्टेयर से लेकर 10,000 हेक्टेयर तक। और बृहद सिंचाई परियोजना क्या होती है? जो 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा की जो परियोजनाएं होती है वो होती है बृहद सिंचाई परियोजना। ठीक है, 3 भागों में बांटा सिंचाई परियोजना को, लघु, मध्यम और बृहद। लघु 2000 हेक्टेयर तक की, मध्यम 2000 से 10,000 हेक्टेयर तक की, और बृहद 10,000 हेक्टेयर से जो अधिक की परियोजनाएं हैं वो किसमें आएगी? बृहद सिंचाई परियोजना। ठीक है, कोई दिक्कत है? लिखो। एक हेक्टर बराबर कितना बीघा हो? 6 और एकड़? एकड़ 2.5 बीघा भी अलग अलग रहेगा। अपनी तरफ बीघा से जो पंजाब गंगानगर में केला यूनिट। वैसे एमपी में भी 1.5 बीघा वहाँ को, आपने यहाँ को 1.5 बीघा, वहाँ को 1 बीघा। पहले तो ना इतने डायग्राम बन रहे थे जो मुझे तो ये रजिस्टर सिस्टम में मसला लिखने में आता है। तो आपको कितनी सारी सिखाए थे? हाँ यार, अरे यार इसमें लिखने में नहीं आता है, देखो पटाख पेज अभी आ जाएगा डायग्राम थोड़ी देर बाद, चिंता नहीं करो। शुरू में तो आप इतने सारे डायग्राम और क्या करूँ सर? एक डायग्राम यहाँ पे बना दो ऐसा। राजस्थान का नक्शा में एक पेज के अंदर वर्कशॉप वाले डायग्राम बना दिया आपने। है बोली थी? हो जाएगा फिर। इनके पास भी ऐसे बोल दिया तो अपनी आवाज भी जब भी जाएगी। उनसे मत कहना, उनसे मत करवाना भारत में, वो थोड़े ऐसे ही हैं क्योंकि वो तो बहुत अच्छे है ना। आप आने लगे क्या आपको समझ में? कौन? फोकट बातें करते रहते हैं, वहाँ सुबह बिना एडिट के डाल देते। आप तो खाने वाने के टाइम पे, मोमोज के टाइम पे आपकी फेवरेट कैंडिडेट है वो। बहुत जल्दी लिखा है बेटा। जल्दी लिखता है, हाँ वोट पढ़ा देते बच्चे की टेंशन मत ले, 0 1 2 4 लिख लो बेटा। ठीक है, सिंचाई परियोजनाएं 3 प्रकार की होती है, लघु, मध्यम और बृहद। लघु 2000 हेक्टेयर तक की, 2 से 10,000 मध्यम में आ जाएगा, और 10,000 हेक्टेयर से अधिक किसमें आ जाएगा? बृहद सिंचाई परियोजनाओं। लिखो बहुउद्देश्य परियोजना। बहुउद्देश्य परियोजनाएं। बहुउद्देश्य। अब बहुउद्देश्य परियोजनाएं क्या होगी? संधि विच्छेद करो। बहु प्लस उद्देश्य, जिसके 2 या 2 से ज्यादा उद्देश्य होंगे वो बहुउद्देश्य। बहुउद्देश्य जैसे सिंचाई,
पीने का पानी, पावर। इसके अलावा बांध बनाए जाते हैं जिनसे बाढ़ भी नियंत्रण होते, बाढ़ का भी नियंत्रण, और जैव विविधता का विकास, जैव विविधता का विकास। ठीक है, तो बहुउद्देशीय परियोजना क्या हो जाएगी, जिसके दो या दो से ज्यादा उद्देश्य, दो या दो से ज्यादा उद्देश्यों में, जैसे सिंचाई हो गया, ड्रिंकिंग वाटर पीने का पानी हो गया, पावर हाइड्रो पावर जो ऊपर जनरेट करते हैं, हाइड्रो पावर। इसके अलावा इसके द्वारा फ्लड कंट्रोल, नदी के बहाव को क्या कर लेते हैं, फ्लो को कंट्रोल कर लेते हैं, जिससे बाढ़ का भी क्या हो जाता है, नियंत्रण। इसके अलावा जैव विविधता, जो विभिन्न प्रकार के जैव विविधता विकास होता है, जैसे चंबल के आसपास चंबल अभ्यारण्य बना दिया, जवाहर सागर बना दिया, इस प्रकार से। तो इससे क्या होगा, जैव विविधता का भी विकास होगा। अब बहुउद्देशीय परियोजनाएं की बात करते हैं, तो भारत की पहली जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं, भारत की और राजस्थान की। भारत की जो पहली बहुउद्देशीय परियोजना है वो है दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना। और राजस्थान की है गंगनहर, गंगनहर। वैसे तो अगर देखें अपन ओवरऑल तो गंगनहर ही भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है, वर्ल्ड की भी लगभग पहली बहुउद्देशीय परियोजना है, लेकिन किसको माना गया है, दामोदर को माना गया है, क्योंकि ये तो बन गई थी 1927 में और ये बनी थी 1948 में। दामोदर को पढ़ा था हमने, बंगाल का शोक कहलाती थी पहले। जैसे ये परियोजना बनी उसके बाद से फ्लड कंट्रोल, हमने देखा बहुउद्देशीय परियोजनाओं में फ्लड कंट्रोल, तो उसके बाद से बंगाल में बाढ़ आना क्या हो गया, कम हो गया। इसलिए दामोदर घाटी परियोजना बनने के बाद बंगाल में क्या बाढ़ नहीं आने लगी, इसलिए एक तो उद्देश्य हो गया ये फ्लड कंट्रोल। गंगनहर कब बनी, 1927 में। आगे अपन डिटेल में देखेंगे, तो देख लो ये राजस्थान की पहली ये है, भारत की पहली दामोदर घाटी परियोजना। ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया था इस दिन से, लेकिन पूरी ये इसके बाद हुई है, पहले पूरी ये हो गई थी, इसलिए इसको पहला माना जाता है। ठीक है, ये आगे समझ में बहुउद्देशीय परियोजना क्या होती है, भारत की पहली कौन सी है और राजस्थान की पहली कौन सी है। लिख लो, इसको लिखना चाहो तो पहले बंगाल का शोक, पहले क्या कहलाती थी ये, बंगाल का शोक। बिहार का शोक कौन सी नदी है, कोसी नदी। और हम राजस्थान की बात करें, राजस्थान का शोक कौन सी नदी कहलाती थी, गदकर या सरस्वती नदी। ठीक है, लिख लिया। नोट डाल के लिख लेना, बहुउद्देशीय परियोजनाओं में ये जो बहुउद्देशीय परियोजना है, इसको जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को क्या कहा, आधुनिक भारत के मंदिर, आधुनिक भारत के मंदिर। तो आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा बहुउद्देशीय परियोजनाओं को, जवाहरलाल नेहरू ने। अब जब हम सिंचाई परियोजना पढ़ेंगे तो बहुत सी जगह आप देखते भी हो अखबार वगैरह में, तो वहां पे आता है 1 यूनिट क्यूसेक, क्यूसेक इसका मतलब क्या होता है, 1 क्यूबिक फीट पर सेकेंड, इतना वाटर फ्लो होता है पर सेकेंड। अगर इसको लीटर में अगर हम बात करें तो ये 28.3 लीटर के आसपास आता है। ठीक है ना, यानी कि 1 सेकंड में इतना लीटर पानी फ्लो हो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, क्यूसेक। ठीक है, और आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, लिख लो, लिख लिया। तालाबों से सबसे ज्यादा सिंचाई कहाँ होती है, भीलवाड़ा में। और नहरों से सबसे ज्यादा सिंचाई गंगानगर।
गंगनहर से याद रखो गंगानगर, राजस्थान की पहली नहर गंगनहर से गंगानगर। और ओवरऑल साधनों में राजस्थान में सबसे ज्यादा सिंचाई किससे होती है? ट्यूबवेल, नलकूप। कुओं से सबसे ज्यादा सिंचाई कहाँ होती है? जयपुर। डालो पहली बहुउद्देशीय परियोजना है भाखड़ा नागर, भाखड़ा नागर बहुउद्देशीय परियोजना। पहले देख लेना एक बार, 3 स्टेट के बीच में ये, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच। ठीक है, राजस्थान का शेयर कितना है इसमें? 15.2%। कितनी सिंचाई होती है यहाँ से? 2.3 लाख हेक्टेयर। राजस्थान के हिस्से में इतना पानी आता है। ठीक है, अगर इसकी पावर की बात करें हम तो टोटल पावर जनरेट होती है इससे 1493 मेगावाट। इसमें राजस्थान का हिस्सा कितना है? 227 मेगावाट। ठीक है, राजस्थान वाले पे फोकस करना है, जैसे 15.2%, 2.3 लाख हेक्टेयर और 227 मेगावाट। ठीक है, डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर तिब्बत में एक झील पड़ती है राकस राक्षस, राकस राक्षस। कौन सी नदी पर है ये भाखड़ा नागर? नदी लिख लेना, सतलुज। ठीक है, राकस राक्षस झील से निकलेगी ये। इंडिया में एक पास पड़ता है यहाँ दर्रा, जैसे रावली में दर्रा पड़े ना हमने, जैसे यहाँ पे एक दर्रा पड़ता है जिसका नाम है शिवकिला दर्रा, शिवकिला दर्रा। इसके माध्यम से इंडिया में क्या होती है? एंटर। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में एक डैम बना हुआ है इस पर, इसका क्या नाम है? भाखड़ा। कहाँ पर बना हुआ है ये? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, इससे जैसे 13 किलोमीटर आगे आएंगे एक और डैम बना हुआ है, इसका नाम है नांगल, और ये है रोपड़ पंजाब में। ठीक है, अब इसका उद्घाटन करने आए थे जवाहरलाल नेहरू जी। जैसे उन्होंने भाखड़ा बांध को देखा, आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने इसको क्या संज्ञा दी? चमत्कारिक विराट वस्तु, चमत्कारिक विराट वस्तु। ठीक है, अब जब ये डैम बना तो इसके आसपास एक रिजर्वोयर भी बन जाता है, जलाशय टाइप बन जाता है इसे। उसका क्या नाम है? गोविंद सागर जलाशय, गोविंद सागर जलाशय। एक कृत्रिम झील टाइप बन गई, इसका क्या नाम है? गोविंद सागर जलाशय। चमत्कारिक विराट वस्तु किसने कहा? नेहरू ने कहा। नांगल। यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। अब इसकी ऊंचाई की बात करते हैं, तो इसकी ऊंचाई है 226 मीटर और ये है भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है भाखड़ा बांध। हमने सबसे ऊंचा बांध पढ़ा था टिहरी बांध, ये कैसा है? गुरुत्वीय। और वो था इम्बार्क। बांधों के अलग अलग प्रकार होते हैं, जिसमें वो था इम्बार्कमेंट बांध बोलते हैं उसको, टिहरी बांध। कौन से बांध का प्रकार है वो? इम्बार्कमेंट बांध का, जिसकी ऊंचाई कितनी? 260 मीटर।
तो सबसे ऊंचा बांध तो कौन सा है, टिहरी। लेकिन पूछे सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है, तो वह कौन सा है, भांगड़ा। ठीक है। और राजस्थान का सबसे ऊंचा कौन सा था, जाखम बांध, प्रतापगढ़, 81 मीटर, पढ़ा था अपन ने। अब यहां नांगल से 2 नहरें निकली, एक का नाम है बिस्त दोआब, बिस्त दोआब नहर, और इससे जो सिंचाई होती है वो होती है पंजाब में। ठीक है। और जो इधर वाली नहर है इसको नांगल नहर कहती है, और ये आती है राजस्थान में। ठीक है। अब ये सतलुज नदी जो है ये आगे बढ़ती हुई सिंधु नदी की सहायक नदी है सतलुज। पाकिस्तान की एक जगह पड़ती है मिठानकोट, मिठानकोट जगह कौन सी है, मिठानकोट। ये नदी कौन सी है, सिंधु। तो यहाँ पे आके मिठानकोट में आके किसमें मिल जाती है, सिंधु में। ये क्या है, अरब सागर। तो सतलुज नदी किसका पार्ट हो गया, अरब सागर का। सिंधु भी अरब सागर का पार्ट हो गया। अब इधर से एक नदी आती है व्यास कुंड से, व्यास नदी। पंजाब में ये जगह कहलाती है हरि के बैराज। तो हरि के बैराज में कौन कौन सी नदियां मिलती है, सतलुज और व्यास नदी। ठीक है। और ये जो हरि के बैराज है यहां से निकलती है अपनी इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर। ठीक है। चीजें क्लियर होगी। कहां से निकली है, राक्षस झील तिब्बत से। सिरपिला दर्रा के माध्यम से किसमें एंटर हुई, इंडिया में एंटर हुई। हिमाचल प्रदेश में क्या बना हुआ है, भाखड़ा बांध। नेहरू जी इसका उद्घाटन करने आए थे, उन्होंने देखा कि क्या आश्चर्य बनाया है इन्होंने, तो इसको क्या नाम दे दिया, चमत्कारिक विराट वस्तु। किसने कहा, नेहरू ने। अब यहाँ पर इसके कारण जो भाखड़ा डैम बना हुआ है, इसके कारण क्या बना हुआ है, जलाशय का निर्माण हुआ है। इसका नाम क्या है, गोविंद सागर जलाशय। ठीक है। और ये क्या है, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। और ऐसे सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, टिहरी। ठीक है। कौन सी नदी पर बना हुआ था ये, भगीरथी नदी पर, भगीरथी नदी पर। और राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध, जो जाखम नदी पर बना हुआ है प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ में। नांगल बांध, ये डिस्टेंस है 13 किलोमीटर। नांगल बांध बना हुआ है रोपड़ पंजाब में। 2 नहरें निकली इससे, बिस्त दोआब नहर और एक कौन सी निकली, नांगल नहर। ये है राजस्थान से संबंधित। ठीक है। व्यास नदी आगे मिली हरिके नामक स्थान पर, जो कहां पर है, पंजाब में। और यहीं से किसका उद्गम हुआ, इंदिरा गांधी नहर का। आगे पंजाब, पाकिस्तान में। पाकिस्तान में ये किसमें, मिठानकोट नामक जगह पे किसमें मिल जाती है, सिंधु में मिल जाती है। और बाकी अरब सागर तक पहुंच जाती है। तो ये हो गया पूरा। मेनली इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो ये नदी, सतलुज नदी। सतलुज नदी का ये डायग्राम देख लिया। अब ये परियोजनाएं क्यों बनाई गई, क्योंकि क्या है, इसका जो एडिशनल पानी है वो निकल कर कहाँ चला जाता था, पाकिस्तान में और आगे अरब सागर में। इसलिए इस पानी का अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए ये भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना बनाई गई। ठीक है ना। एक समझौता हुआ था, थोड़ा बेसिक, और इसको उतार दो या तो इसके बाद बता दूंगा। ठीक है। इसमें एक और चीज लिख लो, राजस्थान में जो हनुमानगढ़ जिला है, सबसे ज्यादा फायदा इस परियोजना से हनुमानगढ़ जिले को होता है, मैक्सिमम फायदा। इसके अलावा जो ये बिजली है, ये बिजली है, इसकी आपूर्ति राजस्थान में कहाँ कहाँ होगी, एक तो गग्गर प्रदेश, गग्गर प्रदेश मतलब गंगानगर और हनुमानगढ़।
एक शेखावटी, मतलब चूरू, सीकर और झुंझुनू। ठीक है, सबसे ज्यादा फायदा कौन से जिले को होगा? हनुमानगढ़ जिले को। और बिजली की आपूर्ति कहाँ कहाँ होगी? घग्गर प्रदेश जो कि गंगानगर, हनुमानगढ़, और शेखावटी, चूरू, सीकर, झुंझुनू। ये ऐसे याद करने से क्या है, जल्दी याद हो जाता है ऐसे जिले याद करने की तुलना में, ये घग्गर और शेखावटी। ठीक है, इसके बारे में भी लिख लो थोड़ा बहुत। ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील। पहली कौन सी है? पहली है इंदिरा सागर जलाशय, इंदिरा सागर जलाशय। कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर। थोड़ी बहुत जानकारी डैम के बारे में जान लेते हैं। डैम, ठीक है, डैम होते हैं, एक तो होता है गुरुत्वीय डैम, एक होता है आर्क डैम, आर्क डैम, तीसरा होता है इम्बार्कमेंट डैम, इम्बार्कमेंट। ठीक है, तीन तरह के बांध होते हैं, एक तो गुरुत्वीय बांध, एक आर्क डैम और एक होता है इम्बार्कमेंट डैम। अब गुरुत्वीय बांध क्या होता है? जैसे ये पानी का फ्लो है, ठीक है, ये पानी का फ्लो है, तो ये पानी के फ्लो को कैसा काटता है? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल काटता है। ये गुरुत्वीय डैम जो होता है, ये पानी के जो प्रेशर है इसको कैसा काटता है? वर्टिकली काटता है। ये गुरुत्वीय डैम हो गया। और सबसे बड़ा गुरुत्वीय डैम का उदाहरण अपन ने देख लिया, भांगड़ा, नागर बांध, ठीक है। आर्क डैम, आपने वो फिल्म देखी है क्या? कौन सी सीरीज है वो? धूम 3। धूम 3 का लास्ट सीन में ऐसा डैम आता है। तो ये पानी के फ्लो को क्या करता है? ये तो करता है वर्टिकली, यानी कि लंबवत, और ये है पानी का प्रेशर, तो ये किससे करता है? इसको हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज रूप से। ये तो करता है वर्टिकल और ये करता है क्षैतिज रूप से। बाकी तो ये सिविल की टर्म है, तो हमें तो मोटा मोटा आइडिया रखना है कि ये तो क्षैतिज रूप से इसके प्रेशर को डिवाइड करता है और ये वर्टिकली रूप से डिवाइड करता है। अब इम्बार्कमेंट डैम क्या होता है? कुछ नहीं, मिट्टी या चट्टाने या रेत आदि से बना जो डैम होता है वो क्या होता है? इम्बार्कमेंट डैम। इनको भर भर के बनाया जाता है, मिट्टी, चट्टाने और रेत। तो दो टाइप के हो जाएंगे, एक तो होगा अर्थफिल, अर्थफिल, ठीक है, दूसरा होगा रॉकफिल। कैसा कैसा? एक तो हो गया अर्थफिल और दूसरा हो गया रॉकफिल। अर्थफिल में क्या होगा? मिट्टी भर देंगे, मिट्टी भर देंगे। और रॉकफिल में क्या करेंगे? चट्टानों को के टुकड़े कर करके और उनको भर देंगे, तो उसका क्या नाम हो जाएगा? रॉकफिल हो जाएगा। ये अर्थफिल जो टिहरी डैम है ना, वो इसी का उदाहरण है। ये टिहरी डैम इसका उदाहरण है रॉकफिल का।
और इसका उदाहरण कौन सा है अर्थफिल का? हीराकुंड डैम, पढ़ा था अपन ने। इंडिया का सबसे लंबा बांध हीराकुंड डैम, इंडिया का सबसे लंबा। कहां पर है ये? उड़ीसा। नदी कौन सी है? महानदी। और ये भगीरथी नदी पर, और इंडिया का सबसे ऊंचा बांध। आर्क डैम में भी एक डैम का नाम लिख लो इंडिया में। एक है इडुक्की डैम, इडुक्की डैम, इडुक्की डैम। कहां पर है ये? पेरियार नदी, पेरियार नदी। कहां पर है पेरियार नदी? केरल में। ठीक है, 3 तरह के डैम होते हैं, गुरुत्वीय डैम, आर्क डैम और इम्बार्कमेंट डैम। इम्बार्कमेंट में अर्थफिल और रॉकफिल, इसमें चट्टाने भर देंगे, इसमें मिट्टी भर देंगे। रॉकफिल का एग्जांपल कौन सा है? टिहरी। अब आ गया अंतर समझ में कि गुरुत्वीय डैम में सबसे ऊंचा, और ओवरऑल देखा जाए तो टिहरी डैम सबसे ऊंचा। ठीक है, ये आर्क डैम हो गया। इसका एग्जांपल इडुक्की डैम, पेरियार नदी पर। कहां पर है? केरल में। तो समझ में आ गया डैम के तीनों टाइप, गुरुत्वीय डैम, दूसरा आर्क डैम, तीसरा एम्बार्कमेंट डैम। ये 2 तरह के अर्थफिल और रॉकफिल। रॉकफिल में चट्टानों से भर देंगे और अर्थफिल में मिट्टी। अर्थफिल का एग्जांपल हीराकुंड, जो कि भारत का सबसे लंबा डैम है। कौन सी नदी पर बना हुआ है? महानदी। कहां पर है? उड़ीसा। और रॉकफिल का एग्जांपल है टिहरी डैम। जो गुरुत्वीय डैम होते हैं ना, इसमें एक चीज और लिख लो, ये गुरुत्वीय डैम होते हैं, ये भूकंप रोधी होते हैं, भूकंप के से ज्यादा सिक्योर होते हैं, भूकंप रोधी। लगभग दुनिया के 90% डैम कैसे हैं? गुरुत्वीय डैम। और जो ये वाले डैम होते हैं, ये आप खुद ही देख लो, भूकंप से कम सिक्योर, भूकंप से कम सिक्योर। इसमें क्या है? पानी के वेट का इस्तेमाल किया जाता है, पानी के वेट का। इसलिए ये भूकंप रोधी। देख लिया, ये भूकंप रोधी और दुनिया के लगभग 90% डैम कैसे हैं? गुरुत्वीय डैम है। और ये भूकंप के प्रति ज्यादा सेंसिटिव होता है, फिर भी बनाए हैं लोगों ने। एक और देख लेते हैं, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। डैम और बैराज। बैराज, डैम। देखो, जो डैम का जो मेन काम है वो है पानी का स्टोरेज, पानी का स्टोरेज। जैसे डैम बनाया तो इधर क्या हो गया? पानी का स्टोरेज। इसको क्या बोलते हैं? रिजर्वियर, रिजर्वोयर। इधर जो पानी स्टोर रहता है इसको क्या बोलते हैं? रिजर्वोयर। ठीक है ना। तो जो डैम का मेन काम है वो क्या है? पानी का स्टोरेज करना। जबकि बैराज का जो मेन काम है वो है डाइवर्जन, पानी का डाइवर्जन, यानी पानी को अलग अलग डायरेक्शन में भेजना। ये केवल टेम्पररी स्टोर करता है इसको, पानी को। ठीक है ना। ये क्या करता है? पानी को डाइवर्ट करता है और इससे केनाल निकाली जाती है। फिर इसका मेन काम क्या है? इरिगेशन। बैराज जब भी होगा इरिगेशन के पर्पज में काम आएगा हमेशा। ठीक है। और ये किसके काम आता है? स्टोरेज के काम आता है। अब ये स्टोरेज के काम है तो इसके मल्टीपल यूज है, मल्टीपल यूज। जो हाइड्रो पावर जनरेट करते हैं वो भी इससे ही करते हैं अपन। इरिगेशन कर लिया, चाहे ड्रिंकिंग के लिए यूज में आ गए, तो इसका क्या है? मल्टीपल पर्पस। लेकिन ये क्या होता है? इरिगेशन के लिए यूज होता है, इरिगेशन के लिए यूज होता है। जैसे कि कोटा बैराज, एग्जांपल क्या है? कोटा बैराज। इसमें क्या होते हैं? गेट बने होते हैं, गेट। जैसे लोहे के गेट बने होते हैं,
जबकि इसमें क्या होता है, हल्का सा रास्ता होता है, जैसे ये डैम और ये नीचे का पोर्शन, यहाँ पे हल्का सा रास्ता, ऊपर से हल्का सा पानी निकालते हैं, ऐसे प्रेशर से पानी आता है और यहाँ पे लगे होते हैं टरबाइन। टरबाइन घूमता है और मैकेनिकल एनर्जी किसमें जनरेट हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये पावर जनरेशन भी इस तरह काम आता है। हल्का सा गैप होता है तो बहुत फ्लो से पानी आता है और टरबाइन घूम जाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया। डैम का मेन काम क्या है, स्टोरेज। वो बैराज क्या है, पानी को डाइवर्ट करता है कैनाल के थ्रू। जैसे इधर कैनाल अपन आगे पढ़ेंगे भी सही, कोटा बैराज में कैनाल कौन कौन सी कैनाल है। ठीक है, मेनली इरिगेशन के पर्पज में और इसके मल्टीपल यूज भी काम में ले सकते हैं अपन डैम को। लिख लो।